चलो, हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आपने कहा था कि सर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर भी करा दीजिए। मैंने एक सीरीज शुरू हुई है जिसमें आपके सिलेबस के हर एक चैप्टर को हम एक्सक्लूसिवली समझा रहे हैं, एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। कहीं भी कुछ भी और आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको फॉलो करिए। तो आपके लिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि आप बहुत लिमिटेड मात्रा में इसको देख रहे हैं, आपके व्यूज, आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है ताकि मैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए बना सकूं। यकीन जानिए मेरे मेगा स्टार्स, क्योंकि आपके ही बदौलत और आपके ही कहने पे ये चैनल चल रहा है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास वीडियो मत रखो, अपने क्लासमेट्स को जिनका बोर्ड है, जिनके एग्जाम्स में उनको जरूरत है, उसकी मदद करिए और मेरी मदद करिए इसको शेयर करके। तो चलिए, एक स्मॉल क्लिक, एक स्मॉल शेयर सर के नाम। चलिए स्टार्ट करता हूं। बात करूंगा इस चैप्टर की, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये पीरियड 1964 से शुरू होता है, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। अचानक ही जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है और देश में एक क्राइसिस आ जाता है कि किसको नया प्रधानमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस लीडर में से सबसे रिस्पॉन्सिबल लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री, जैसे कहते हैं ना गुदड़ी के लाल, एकदम सीधे साधे प्रधानमंत्री, ऐसा व्यक्तित्व जो सच में प्रभु समान हो, ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। छोटे से प्लेस, मुगलसराय नाम की प्लेस है, काशी के बगल में एक छोटा सा शहर है जिसको आजकल दीन दयाल उपाध्याय भी बोलते हैं, जंक्शन, वहां से बिलोंग करते हैं। और उनके बचपन की कुछ कहानियां हैं, मैं आपको एक दो बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री जब स्टूडेंट थे तो उनके शहर में, उनके गांव में याद कहूं तो वहां पे पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं थे, तो वह अब बनारस आते थे, यहाँ काशी आते थे, तैर कर आते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह नाविक को नाव में आकर के बैठ करके आ पाए। सच में सोचिए क्या विडंबना थी, किताबें अपने सर पे रख करके तैर कर आते थे हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री लाल बहादुर शास्त्री, एकदम नेक आदमी। एक और घटना बताता हूं उनकी, शायद आपको ना मालूम हो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद जब सेकंड प्राइम मिनिस्टर को अचानक, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद अचानक कांग्रेस के कोई लीडरशिप को समझ में नहीं आ रहा था कि किसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए, किसको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और उस समय ही अचानक देश पे आपदा आ पड़ी, देश पर इंडो पाक वॉर, हाँ, पाकिस्तान ने दूसरा हमला भारत पे कर दिया था। सोचिए उस समय देश को लीड किया था इस वीर सैनिक, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। तो एक किस्सा और है, मैं बताने जा रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान ये डिसाइड किया कि वह अब एक कार लेंगे, क्योंकि बहुत ही सादा जीवन जीते थे। पर जानते हैं अपने मृत्यु तक वह उस कार का पूरा पैसा चुका नहीं पाए थे। सोचिए कितने नेक, कितने सच्चे व्यक्ति होंगे। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की। तो लाल बहादुर शास्त्री जी क्राइसिस के समय, जब भारत मुसीबत में था, देश में मुसीबत आन पड़ी थी, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी थी, देश को इंडो पाक वॉर, सेकंड इंडो पाक वॉर, हाँ, 1965 में पाकिस्तान ने हमारे राजस्थान के रान ऑफ कच्छ वाले एरिया से भारत पर अटैक कर दिया था। अटैक क्यों किया था? वही पुराना दुखड़ा, कश्मीर को परेशान करने के लिए, कश्मीर में अपना हिस्सा जताने के लिए, कश्मीर में इंसर्जेंसी करने के लिए, बस। और आपको मालूम है कि इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। यस, पाकिस्तान को चित्त कर दिया, बुरी तरह से हमने हरा दिया पाकिस्तान को। हमने वेस्ट पाकिस्तान का भी बड़ा हिस्सा जीत लिया और पाकिस्तान को बड़े बुरी तरह से हराया। इसके कहते हैं इस युद्ध में जो सबसे बड़े कह सकते हैं जिन्होंने युद्ध को जीतने में मदद की, वो थे वीर अब्दुल हमीद। ये भारतीय सैनिक थे और इन्होंने पाकिस्तान की जो पैटर्न टैंकें आ रही थी उनके सामने क्या कर दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, और कहते हैं ना ग्रेनाइड पहन करके क्या कर दिया, उड़ा दिया। हाँ, पता होना चाहिए आपको। और वीर अब्दुल हमीद जी को भारत का सर्वोच्च सेना सम्मान दिया गया। क्या नाम है? परम वीर चक्र। तो इस तरह से यह युद्ध हमारे भारत ने जीत लिया 1965 में। और युद्ध जीतने से पहले भारत को अनेक कष्ट झेलने पड़े, क्योंकि भारत में उस समय अचानक प्रधानमंत्री बदले थे, देश में बेईमानी, भुखमरी और गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या थी, और देश के फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बहुत कमी आ गई थी। भारत को अनाज इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तब जब देश में हर तरह से मुसीबत थी, क्राइसिस चल रही थी, तब
लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। मतलब हम अपने किसानों की जय कहते हैं और अपने देश के जवानों की, जिन्होंने शहादत दी, देश को विजय दिलाई। तो इस तरह से भारत का मान रखा लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत में आई उस समय फूड क्राइसिस, क्योंकि देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और लोगों के पास खाने को नहीं था। तब जवाहरलाल नेहरू के बाद देश को लीड करने वाले, देश को लीड करने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने डिसाइड किया कि भारत अब ग्रीन रेवोल्यूशन लाएगा। सर, ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक सिस्टम है जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग होता है। तो भारत के महान साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, उनकी मदद से जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दी गई, किसानों को फर्टिलाइजर्स दिया गया, पेस्टिसाइड दिया गया और फूड पैदावार कई गुना बढ़ गई। सच कह रहा हूं, जो देश कभी इंपोर्ट करता था अब वो एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन बन गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में फूड ग्रेन्स की कमी दूर हो गई। और क्या अच्छा काम किया? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ऐसा माना जाता है कि युद्ध तो हम जीत गए, पर इस युद्ध को और एक्सटेंड ना किया जाए, इंडिया पाक के बीच में और लड़ाइयां ना हो, इसको रोकने के लिए ताशकंद नाम का एक शहर ताशकंद नाम का शहर है जो कि उज्बेकिस्तान में है, रशिया के अंदर जो आता है। और वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई, एक पीस ट्रीटी बुलाई गई, जिसमें मोहम्मद अयूब खान जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ। बस ये पीस एग्रीमेंट युद्ध को, इस इंडो पाक वॉर को एंड करने के लिए बनाया गया था, ताकि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्या जो टेरिटरीज हैं या आर्मीज हैं उसको और अटैक नहीं करेंगे और वापस क्या करेंगे, अपने अपने इलाकों में लौट जाएंगे। और यही हुआ। बट एक दुखद घटना हो गई 1966 में, जब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहां थे, तब अचानक उनकी मृत्यु हुई और आज तक हम भारतीयों को पता नहीं है कि उनकी मृत्यु का सही कारण क्या है। यस, सच बता रहा हूं, ये बहुत ही दुखद घटना थी भारत के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1967 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। 67 में चुनाव हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी बुरी गत हुई। कांग्रेस के कोई बड़े लीडरशिप नहीं बचे थे और कांग्रेस में भी काफी करप्शन आ चुका था। तो बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस को हार का सामना करा। यस, ये पहली हार थी जो कांग्रेस को देखनी पड़ी, क्योंकि जो स्टेट्स थे वहां पे स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज ने अपने लोगों में पैठ बना रखी थी। जैसे कुछ एग्जांपल दूं, यूपी में सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई थी। पंजाब में अकाली दल आगे निकल चुका था। और उसी तरह से कलकत्ता साइड, वेस्ट बंगाल साइड, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी आगे निकल गई थी। तो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की हार हुई और वहां जो स्टेट की पार्टीज थी उन्होंने बहुत लोगों को, रीजनल पार्टीज ने बहुत कांग्रेस को हार हराई। अब कांग्रेस की लीडरशिप जा चुकी है और अब कांग्रेस को अगर चुनाव के बाद भी सत्ता मिलनी थी तो कोalition की मिलनी थी। मतलब अकेले कांग्रेस अपने दम पे देश नहीं चला पाएगा। अब कांग्रेस को दूसरी पार्टीज के सहयोग से देश चलाना है। तो एक तरह से कहें कमजोर सरकार अब कांग्रेस की बन रही थी। एक तरह से कहें कांग्रेस की पार्टी की जो एक मत सत्ता थी, जिसे कहते हैं मेजॉरिटी गवर्नमेंट का, वो दौर खत्म। ये दौर सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री तक था। बाद में आया एक ऐसा दौर जब एक मजबूत अपोजिशन सामने खड़ा हुआ। मतलब कांग्रेस अब अकेला नहीं है, बल्कि कांग्रेस के सामने विरोध करने के लिए मजबूत अपोजिशन पार्टीज हैं। तो अपोजिशन पार्टीज कौन कौन सी थी? जैसे सोशलिस्ट पार्टी, जिसको हम सामाजिक पार्टी कहते हैं, सामाजिक पार्टी कहते हैं। यह पार्टी मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करती है, चाहती है कि लोगों को इक्वल राइट्स एंड जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, समाज में सबको बराबरी मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यह देश में सोशलिस्ट गवर्नमेंट चाहती है। सोशलिस्ट सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें अमीरों और गरीबों को बराबर कर दिया जाता है। एक ऐसी सरकार जिसमें सरकार सब कुछ गवर्न करती है, उसे कहते हैं सोशलिस्ट गवर्नमेंट। सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट रूल्स। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए सरकार तय करेगी, तो वेल्थ क्या हो जाएगा, सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ना कोई अमीर रहेगा और ना कोई गरीब रहेगा, भाई सब रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन करेगी। ये सोच थी सोशलिस्ट पार्टी की। और कौन सी पार्टी आई? कम्युनिस्ट पार्टी आई उस दौर में, जिसको सीपीआई कहा जाता है। ये कार्ल मार्क्स नाम के एक महान एक इकोनॉमिस्ट थे, कार्ल मार्क्स, MARX। तो इन्होंने बताया था कम्युनिज्म के बारे में, जिसका मतलब होता है एक ऐसी सोच जब सोसाइटी के लीडर्स कौन होंगे, वर्किंग क्लास के लोग होंगे। एक ऐसा समाज जहां वर्कर्स क्या होंगे, सोसाइटी को लीड कर रहे होंगे। यहां पर जो दबे हुए लोग हैं, मतलब वीकर क्लास के लोग हैं, पीजेंट क्लास के लोग हैं, इनको बराबरी मिलेगी।
सरकार इनके राइट्स की रक्षा करेगी और सबसे इंपॉर्टेंट है गरीब होंगे ही नहीं, क्योंकि सब बराबर होंगे। इसी का एक और वर्जन है कम्युनिस्ट पार्टी का। ये एक और पार्ट है जो इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बिलीवर है कम्युनिज्म में, नाम है मार्क्सिस्ट। CPIM शॉर्ट फॉर्म है मार्क्सिस्ट का M। ये कम्युनिज्म पे बिलीव करती है और वर्किंग क्लास को सपोर्ट करती है। तो जितने भी कह सकते हैं ना, जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, हाँ वर्करों की यूनियन, इन सब में ये लोग होते हैं CPI वाले। एक और पार्टी बनी उस दौरान, नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ को बनाया गया हिंदूज को यूनाइट करने के लिए। हाँ, ये बाद में BJP को प्रमोट करेगी। क्या नाम है? भारतीय जनसंघ, विच इज कॉल्ड एज द प्रीडेसेसर ऑफ BJP। और इसका मेन मकसद था हिंदू नेशनलिज्म बनाना, हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व को बढ़ावा देना बेसिकली। और कौन सी पार्टी आई? श्रीमणी अकाली दल। हाँ, ये है सिखों की पार्टी। इसका मेन मुद्दा था कि सिखों के राइट्स की रक्षा की जाए, सिखों को ज्यादा पावर दिया जाए पंजाब में। तो एक तरह से अलग अलग पार्टीज आई जो कांग्रेस के लिए मुसीबत का काम बन गई। अब आप देख लीजिए, आज कांग्रेस का सफाया हो चुका है देश में और BJP लीड कर रही है, भारतीय जनसंघ आज टॉप कर रही है। तो ये दौर उसी से शुरू हो गया था 1967 से। आइए, एक और मूवमेंट शुरू हुआ इस बीच, नाम था नक्सल मूवमेंट। नक्सलवादी या नक्सल है कौन? क्या कोई बाहरी व्यक्ति है? नहीं, ये हमारे ही देश के सोच के लोग हैं जो माओ पे बिलीव करते हैं। सर, ये माओ कौन है? देखिए, CPI, क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये चाहती थी देश में सोशलिज्म आ जाए, याद है? उसी तरह CPIM भी चाहती थी वर्किंग क्लास के लोगों को बराबर राइट्स मिले। तो जब इनका राइट्स नहीं मिला, इनको दबाया गया, इनको कुचला गया, किनको? पीजेंट्स को, वर्कर्स को, इनको उनका हक नहीं मिल रहा था, अमीर और अमीर होते जाते और गरीब कुचला जा रहा था। तब इन वर्कर्स में से कुछ लोगों ने क्या किया? अपना एक एसोसिएशन बनाया, एक अपना ग्रुप बनाया और उन्होंने तय किया कि हम अपना हक लड़ करके लेंगे, फाइट करके लेंगे, और इसी का नाम था नक्सल मूवमेंट। तो ये कोई आतंकवादी नहीं है, बेसिकली ये हमारे ही इंडियंस हैं। वो सैनिक नहीं है, आप सैनिक के फेस में देख रहे हैं, पर ये हथियार उठाए हुए हैं किसके खिलाफ? अपनी ही सरकार के खिलाफ। याद रखिएगा, ये लोग हैं नक्सली। ठीक है, तो नक्सलाइट मूवमेंट 1960s में शुरू हुआ और वजह क्या थी? क्योंकि जो वर्किंग क्लास के लोग थे, जो पीजेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए। ये सब अपने ही लैंडलॉर्ड, उस समय जमींदार हुआ करते थे, जो इनको सताते थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए। इनके सबसे बड़े लीडर में कौन थे? चारू मजूमदार एंड कानू सन्याल। ये दो इनके बड़े लीडर्स थे जिन्होंने इसको शुरू किया था। इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था कि हम गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दें, वायलेंट मतलब हथियारों से। हाँ, बातचीत से नहीं, हथियारों से मारना चाहते थे, क्योंकि ये माओ द्वारा, माओ कौन है? चाइना के एक बड़े लीडर है माओ तीस्तंग। इन्होंने भी अपने देश में क्या कहता है, रेवोल्यूशन को लीड किया था और चाइना में रेवोल्यूशन लाया था। वैसे ही इन लोग भी क्या करना चाहते थे? देश में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, अपने ही देश की गवर्नमेंट को उठा के पटक देना चाहते थे, हरा देना चाहते थे। ठीक है, कहां कहां ज्यादा पाए गए ये नक्सल्स? तो नक्सलाइट मूवमेंट वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और काफी सारे रूरल एरियाज में हुआ। इनका मेन टारगेट आम आदमी नहीं है, आपको और मुझको, इनको कोई परेशानी नहीं है। इनका टारगेट है लैंडलॉर्ड्स, वो जो जमींदार जिनके पास लाखों एकड़ जमीन है और वो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, उनके खिलाफ ये लोग इकट्ठे हो गए। और गवर्नमेंट के खिलाफ, जहां पे उनको सताया गया, जहां पे उनको परेशान किया गया, उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट भी मिलिट्री तक भेज दिया इनके पीछे। हाँ, नक्सलाइट्स को मारने के लिए सरकार ने सेना तक लगा दी और इनके लीडर्स को या तो पकड़ लिया गया या मार दिया गया, दो में से एक चीज। अच्छा, क्या आज खत्म हो गया नक्सलाइट पूरी तरह से? नहीं। हाँ, मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा नहीं, कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, कम हो गया है। गवर्नमेंट ने इनकी बात सुननी शुरू कर दी है, गवर्नमेंट इनके साथ मीटिंग्स कर रही है, इनकी प्रॉब्लम सुन रही है और इनको जॉब्स दे रही है। गवर्नमेंट इनको सस्ता लोन दे रही है और जो लोग अपने हथियार जमा कर रहे हैं, सरकार उनको माफ भी कर रही है, सच में। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया? धीरे धीरे मूवमेंट को कमजोर कर दिया। मूवमेंट इसलिए भी कमजोर हो गया क्योंकि इसका सपोर्ट ज्यादा लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इसमें मारकाट है ना, लोगों की जाने जा रही हैं भाई, इसीलिए इस मूवमेंट को लोगों द्वारा सपोर्ट नहीं है और सरकार का स्ट्रिक्ट मेजर है। हाँ, इस मूवमेंट का इंपैक्ट बहुत गहरा है। इस मूवमेंट ने बता दिया कि देश में गरीबों पर, फार्मर्स पर, स्टूडेंट्स पर बहुत अत्याचार हो रहा है और अत्याचार जब ज्यादा बढ़ेगा, हद से ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर इसका जो विरोध है वो वायलेंट होगा। और ये सरकार को समझ में आ गया और राजनीति में भी बहुत बदलाव आएगा। फिर आप एक बड़े महान लीडर के बारे में जानिए जिनको हम कहते हैं जय प्रकाश जी। जेपी मूवमेंट इन्हीं के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश एक महान कांग्रेस लीडर थे, पर इन्होंने कांग्रेस में फैली कमियों को, इन्होंने इवन इंदिरा गांधी जी का विरोध किया, जो कि खुद देश की प्रधानमंत्री थी। इन्होंने चैलेंज दिया, चुनौती दी इंदिरा गांधी जी को देश से करप्शन मिटाने की।
तो इतने महान लीडर हैं जयप्रकाश नारायण। हाँ, ये वही लीडर हैं जो गांधी जी के सपोर्ट में खड़े हुए और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल गए। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करने वालों में से एक थे जेपीजी, जयप्रकाश नारायण जी। और इनके मूवमेंट को कई बार बिहार मूवमेंट के नाम से दिया गया क्योंकि ये जनता का मूवमेंट था, स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, हाँ फार्मर्स का मूवमेंट था। इसमें हर व्यक्ति, ये मास मूवमेंट था, गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट था, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ मूवमेंट था। ठीक है, तो जयप्रकाश जी, जयप्रकाश नारायण पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव। ये इंदिरा गांधी जी से नाराज थे 1971 के बाद से। 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, उसके बाद वो इंदिरा गांधी जी से अनहैप्पी थे और देश में बढ़ रही करप्शन, देश में बढ़ रही पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे वो बहुत नाराज थे। उस समय देश में बड़ी बेईमानियां चल रही थी, धांधली चल रही थी, आए दिन क्या हो रहे थे, लूट खसोट मची थी सरकार में, गवर्नमेंट खुद लूट खसोट कर रही थी, इसका वो विरोध करते थे। उन्होंने कहा था कि क्या हम आजादी इसीलिए पाए हैं, अंग्रेजों से डंडे हमने इसीलिए खाई, जेल इसीलिए खाए हैं कि हमें पैसे चुराने पड़े अपने देशवासियों के। हाँ, इसके वो बहुत खिलाफ थे। और उनका मूवमेंट जेपी मूवमेंट, ठीक है, उनके मूवमेंट में उन्होंने कहा मुझे संपूर्ण क्रांति चाहिए, क्या, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सॉरी कंप्लीट चेंज चाहिए, जिसे कहते हैं टोटल रेवोल्यूशन। किसमें बदलाव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, हमें एंटी करप्शन लाना पड़ेगा, लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स देने पड़ेंगे, लोगों का उनका हक देना पड़ेगा। ये चाहते थे कि आम जनता, जो आम जनता है, जो परेशान है, त्रस्त है सरकार से, नियमों से त्रस्त है ना, इन सबको तोड़ा जाए, इनको हटाया जाए, क्योंकि हर जगह बेईमानी थी, भ्रष्टाचार था और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। इसलिए इन्होंने मूवमेंट शुरू किया, जेपी मूवमेंट। इस मूवमेंट में बच्चों ने भी ज्वाइन किया, स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, पॉलिटिकल लीडर्स ने ज्वाइन किया, फार्मर्स ने ज्वाइन किया, हाउसवाइफ ने जन जन ज्वाइन किया। तो ये मास मूवमेंट था, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ मूवमेंट था, उनको जगाने के लिए था कि देश में पावर्टी, देश में फ्रीडम, सॉरी देश में पावर्टी, देश में करप्शन को मिटाना है। तो आज को सपोर्ट भी बहुत मिला। क्या नतीजा निकला इस मूवमेंट का, इस मूवमेंट से देश में इनस्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार अस्थिर हो गई। सही कह रहा हूं, इस मूवमेंट की वजह से लाखों लोग रामलीला मैदान में जमा हुए, जब जयप्रकाश जी ने सबको एक आवाज दी और वह सब रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए और इससे सरकार की नींव हिल गई। सच कह रहा हूं, इंदिरा गांधी सरकार की नींव हिल गई और चुनाव हुआ भी 1975 का, इंदिरा गांधी हार गई। राय सेनजाम के व्यक्ति से इंदिरा गांधी रायबरेली का चुनाव बेईमानी से जीती और उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस कर दिया। जानते हैं क्या हुआ, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह पाया कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में धांधली की है और उनका कैंडिडेचर कैंसिल। अब इंदिरा गांधी का चुनाव कैंसिल होते ही, उनकी जीत कैंसिल होते ही इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, तुरंत पैतरा बदला और 1975 में इमरजेंसी को घोषित कर दिया। हां, पहली बार एक काला कानून जो इंदिरा गांधी जी ने अपनी हार को छुपाने के लिए, और यह सब कुछ हुआ जयप्रकाश मूवमेंट के, जेपी आंदोलन के बाद हुआ, क्योंकि उनकी नींव कमजोर हो गई, लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया और पूरी तरह से इंदिरा गांधी हार गई। 1977 में चुनाव हुआ और उसमें भी इंदिरा गांधी हार जाएंगी। हां, जब इमरजेंसी हटा दी जाएगी और देश में जनरल इलेक्शन होगा दोबारा, फिर क्या होगा, फिर इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार जाएंगी और पहली बार आएगी जनता पार्टी देश में लीड करने के लिए, देश को चलाने के लिए जनता पार्टी पहली बार आएगी 1977 में। तो इस बीच क्या हुआ देखिए, 1975 में इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होता है, एक ऐसा समय होता है जब देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, मतलब लोगों के राइट्स छीन लिए जाते हैं, प्रेस को सेंसरशिप कर दी जाती है, जो हमारे और आपके पास है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी पे मुकदमा चलाया अरेस्ट किया जाता है। तो एक तरह से काला कानून है ये, लोगों के हक को छीनना है, याद रखिएगा। तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए, प्रेस के राइट्स छीन लिए गए, लोगों की राइट टू असेंबल करना छीन दिया गया और सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कुचल दिया गया। कुछ पॉजिटिव भी हुआ, पॉजिटिव ये हुआ कि इसमें गवर्नमेंट को मौका मिल पाया इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ चुकी थी इसको कुचलने के लिए सरकार के पास अनलिमिटेड पावर आ गया इमरजेंसी के दौरान, और देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जा सके, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार लिया गया, है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आया। ये तो हो गए कुछ अच्छी बातें। हाँ, इमरजेंसी की भी कुछ अच्छी बातें हैं भाई, सब बुराई नहीं है। और बुराई क्या है, इमरजेंसी के समय देश में डेमोक्रेसी पे अधिक छीन लिया गया, लोगों का राइट टू वोट करना छीन गया, बेसिक राइट छीन लिए गए, लीडर्स को जेल कर दिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेस की लीडर उस समय जो इंदिरा गांधी थी वो करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही थी, क्योंकि वो चुनाव हार चुकी थी,
पर वह वापस सत्ता में बने रहना चाहती थी, जो कि कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया। और 1977 में तो मैंने कहा पुनः हार जाएंगी। हाँ देखिए, जनता जनार्दन है, डेमोक्रेसी में जनता ने जिसको चुना वही रहेगा। और जनता जानते हैं बहुत समझदार है, जनता समझदार है, वह देश का भला जानती है। आइए, और लेगेसी क्या है, क्या सीखा हमने? तो इमरजेंसी ने यह बता दिया देश को कि यह देश के लिए काला कानून है। एक ऐसा पीरियड है जब भारतीय डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा सफर करती है और लोगों को अवेयर करती है कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट टू वोट जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारी सरकार चुनने का राइट है, यह राइट देश के नागरिकों के लिए सर्वोच्च जरूरी कानून है। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। यस, रिक्वेस्ट यही करूंगा कि लेसन्स को देखना नहीं है, अगर अंत तक देखा है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।